Hello dear friends. In today's lecture I am going to discuss about the angular and Prandtl system of classification. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर एंड Prandtl सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और आज हम बात करेंगे एंगुलर एंड Prandtl सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc, MSc और जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसा कि आप ये डायग्राम में सर साइंटिस्ट को देख ही रहे हैं जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है. तो जैसा कि हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात की है, दैट इज़ एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रेंटल. तो एडोल्फ एंगलर और कार्ल ए प्रेंटल ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और दोनों ही ये साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे. और ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दी थी, इस क्लासिफिकेशन की जो पब्लिकेशन आपको मिलती है वो आपको कौन सी बुक में मिलेगा? डाई नेचुरलाइकन पेफ्लेंजन फैमिलियन में मिलता है. किस में मिलती है ये क्लासिफिकेशन? डाई नेचुरलाइकन पेफ्लेंजन फैमिलियन में आपको ये क्लासिफिकेशन उसके 23rd वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगी, और ईयर है उसका 1887 से लेकर 1915. तो इस ईयर में तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो भी प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया था दैट वाज डाउन टू द लेवल ऑफ जीनस लेवल के बिलो जो भी क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड की गई थी. साथ में इन्होंने मॉर्फोलॉजी और साथ में एनाटॉमी और जियोग्राफी के ऊपर भी इन्होंने प्लांट्स की काम किया था. तो एडोल्फ एंगलर और प्रेंटल ने ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने पब्लिकेशन कौन सी बुक में की है, और दूसरी बात कि जो भी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये जीनस लेवल के बिलो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के लिए ऑब्टेन की गई थी वो उसकी मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग, अनाटमी के रिगार्डिंग और जियोग्राफी के रिगार्डिंग थी. अब जो भी हमारे पास ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंगुलर एंड Prandtl सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक स्कीम्स की बिगिनिंग थी. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फाइलोजेनेटिक स्कीम्स. हालांकि ये स्ट्रिक्टली आप बोलो कि फाइलोजेनेटिक है तो ये फाइलोजेनेटिक नहीं है. यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट था वो लीनियर सीक्वेंस में दिया गया था. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे एडोल्फ एंगलर हैं, और जिन्होंने Prandtl के साथ मिलकर डाई नेचुरलाइकन पेफ्लेंजन फैमिलियन में ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया है. तो ये आप सर एडोल्फ एंगलर को यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो जो भी देखा जाता है कि हमारे पास सिंपल ग्रुप होते हैं और उनको हम अरेंज करते हैं ऑर्डर्स ऑफ प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब कि जब भी हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं तो हम सिंपल से लेकर प्रोग्रेस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ. और एंगलर और Prandtl ने क्या किया था कि जो भी इन्होंने सिंप्लिसिटी का रीज़न बताया था वो इन्होंने बताया था एवोल्यूशनरी रिडक्शन. तो एंगलर एंड Prandtl ने थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में जब डिस्कस किया है, उनको जब ग्रुप्स में प्लेस किया है, तो उन्होंने एवोल्यूशनरी रिडक्शन के बेसिस पर किया हुआ है. हाँ, ये थोड़ा सा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेटर था. क्यों बेटर था? क्योंकि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो प्लेसमेंट थी वो एंजियोस्पर्म से पहले दी थी. ठीक है जी, कि जिम्नोस्पर्म की प्लेसमेंट जो है वो पहले था, और उसके बाद इन्होंने एंजियोस्पर्म की प्लेसमेंट दी थी. उसके बाद जो मोनोक्लेमाइडी है उसको अबॉलिश किया गया था, उसको बैन किया गया था, एंड इट्स मेंबर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद देयर पॉलीपेटलस रिलेटिव्स. और बाकी के जो लार्ज अननेचुरल फैमिलीज थी उनको इन्होंने स्प्लिट करके स्मॉलर फैमिलीज में क्या किया था? कन्वर्ट किया था. बाकी
मोनोकॉट्स की प्लेसमेंट डाइकॉट्स से पहले की थी। तो मोनोकॉट को इन्होंने पहले प्लेस किया था और उसके बाद डाइकॉट्स की प्लेसमेंट की थी। इसके अलावा जो भी प्लेसमेंट है अमेंटीफेरी की, तो अमेंटीफेरी जिसमें कि आपकी बिटुलेसी, फैबेसी, जुगलैंडेसी वगैरह आते हैं, इसकी प्लेसमेंट जो है वो स्मॉलर ग्रुप्स में, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बिटुलेसी, फैगेसी, जुगलैंडेसी फैमिलीज़ हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी अमेंटीफेरी की, इसको इन्होंने डाइकॉट से पहले रखा था। थोड़ा ध्यान देना है कि अमेंटीफेरी की प्लेसमेंट इन्होंने डाइकॉट की बिगिनिंग में की है। आल्सो डिड नॉट फाइंड मच सब्सीक्वेंट सपोर्ट, हालांकि इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया था कि भाई अमेंटीफेरी को डाइकॉट्स के शुरू में क्यों रखा है। दिस सिस्टम बिकेम वेरी पॉपुलर, जैसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पॉपुलर हुआ था, उसी तरह से एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम भी था। और इसको जो भी हर्बेरिया है वर्ड्स के, उन वर्ड के हर्बेरिया में इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता रहा है। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम को 13 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था। कितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया है? 13 डिवीज़न में, जिसमें कि फर्स्ट से लेकर जो 11 तक की डिवीज़न थी वो उसमें थैलोफाइटा का प्लेसमेंट था। जो 12th डिवीज़न था, उस 12th डिवीज़न में एम्ब्रियोफाइटा एसिफोनोगैमा, मतलब कि जिसमें पोलन ट्यूब नहीं बनती है, उनकी प्लेसमेंट की थी। और 13th डिवीज़न में इन्होंने जो प्लेसमेंट दी थी 13th डिवीज़न में, वो एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा को दिया था। सिफोनोगैमा मतलब कि जिसमें कि पोलन ट्यूब बनती है, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म है या फिर हमारे जिम्नोस्पर्म है। और एम्ब्रियोफाइटा एसिफोनोगैमा में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमारे ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे और साथ में हमारे टैरिडोफाइट्स आ जाएंगे। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जो भी ये प्लांट किंगडम का डिवीज़न था वो दरअसल 13 डिवीज़न में किया गया था, जिसमें 1 से 11 तक थैलोफाइटा थी, 12th एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा था और 13th वाला डिवीज़न जो था वो थी एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो डिवीज़न है उसको, पहले मैं यहीं से आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन का यहीं से ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस तरह से थी। जैसा कि आपको बताया गया कि फर्स्ट से लेकर 11 तक का डिवीज़न में इन्होंने थैलोफाइट्स को रखा था। जो डिवीज़न 12 थी उसमें इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा एसिफोनोगैमा को रखा था, जिसमें कि सब डिवीज़न ब्रायोफाइटा थी और दूसरी सब डिवीज़न कौन सी थी? टैरिडोफाइटा थी। इसी तरह से जब इन्होंने 13th डिवीज़न बनाई थी तो 13th डिवीज़न में इन्होंने रखा था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा को। अब एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा को 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। कितने सब डिवीज़न में? 2 में, जिम्नोस्पर्मी में और एंजियोस्पर्मी में। अब एंजियोस्पर्मी को भी इन्होंने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है, तो इन्होंने 2 क्लासेस रखी थी। कौन कौन सी? क्लास 1 कौन सी थी? मोनोकॉटिलिडनी थी, और क्लास 2 कौन सी थी? डाइकॉटिलिडनी थी। जो मोनोकॉटिलिडनी क्लास थी उसमें 11 ऑर्डर थे और 45 फैमिलीज़ थी, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर जो था वो पेंडानेल्स का था और 11th ऑर्डर जो है वो आपका माइक्रोस्पर्माई था, जिसकी लास्ट फैमिली ऑर्किडेसी थी। इसके बाद इन्होंने जो क्लास 2 डाइकॉटिलिडनी का रखा था, इस डाइकॉटिलिडनी में 44 ऑर्डर्स थे और 258 फैमिलीज़ का प्लेसमेंट था, जिसमें कि सब क्लास 1 आर्की क्लेमाइडी थी और सब क्लास 2 मेटा क्लेमाइडी थी। कौन कौन सी थी? आर्की क्लेमाइडी और मेटा क्लेमाइडी। आर्की क्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट होते हैं या फ्री होंगे, जबकि मेटा क्लेमाइडी में पेटल्स कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं। तो भाई आर्की क्लेमाइडी को इन्होंने 33 ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस किए थे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर वर्टिसिलेटे का था और 33rd ऑर्डर जो था वो अम्बली फ्लोरी का था। इसी तरह से मेटाक्लेमाइडी में इन्होंने 11 ऑर्डर्स रखे थे, जिसको कि इन्होंने 34 ऑर्डर डाइपेंसिनेल का रखा हुआ था और 44 ऑर्डर जो था वो कंपैनुलेटी का रखा था। तो आप इसको एक बार दोबारा से इस पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 13th डिवीज़न थी वो एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा था, जिसमें सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी थी। एंजियोस्पर्मी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। क्लास 1 मोनोकॉटिलिडनी का था और क्लास 2 डाइकॉटिलिडनी का था। जो मोनोकॉटिलिडनी थी उसको भी इन्होंने 11 ऑर्डर रखे थे, पेंडानेल्स और माइक्रोस्पर्मी। डाइकॉटिलिडनी को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, एक आर्की क्लेमाइडी थी और दूसरी मेटा क्लेमाइडी थी।
आर्किक्लमाइडी में कितने ऑर्डर रखे थे? 33 ऑर्डर, जिसमें कि वर्टिसिलेटिव फर्स्ट था और 33 वाला अम्बिलिफलोरी था। अब मेटाक्लमाइडी जिसमें कि पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, इसमें 34th ऑर्डर जो था वो डाइपेंसियल्स का था और जो ऑर्डर नंबर 44 था वो कंपैनुलेटी का था। तो होपफुली आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि एंगुलर एंड प्रेंटल ने हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म को किस तरह से डिवीज़न को किस तरह से सब डिवीज़न और सब डिवीज़न को आगे क्लासेस में डिवाइड किया था और क्लासेस के आगे क्या रखे हुए थे? इन्होंने ऑर्डर्स रखे थे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स के लिए, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं या प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम को इन्होंने किस तरह से सब डिवीजन्स में, क्लासेस में और ऑर्डर में डिवाइड किया है। बाकी इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दैट इज़ एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 1। मेरिट्स और डीमेरिट्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।